गुड मॉर्निंग। आज हम थर्ड ईयर फिजिक्स का फर्स्ट पेपर क्वांटम मैकेनिक्स का फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्टरी क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे। सबसे पहले है शॉर्टकमिंग्स ऑफ ओल्ड क्वांटम थ्योरी। द क्वांटम थ्योरी बेस्ड ऑन बोर्ड्स क्वांटम कंडीशन एंड विल्सन समरफेल्ड क्वांटाइजेशन रूल for periodic system could explain only certain limited problems like energy states of hydrogen atom, particle in a box, harmonic oscillator, rigid rotator, etc. Main shortcomings of old quantum theory are it could not be applied to non-periodic systems. Second है it could not explain the spectral lines of relatively simpler cases like hydrogen molecules and normal helium atoms. थर्ड है इट कुड नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव इंटेंसिटीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। इसकी फोर्थ शॉर्टकमिंग है इट कुड नॉट बी एक्सप्लेन द प्रोसेसेस कनेक्टेड विद स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसका लास्ट जो था शॉर्टकमिंग वो था कि बोर्ड्स पोस्टुलेट ऑफ डिस्क्रिएट नॉन रेडिएटिंग एनर्जी स्टेट्स ऑन विच old quantum theory is based was empirical without having any theoretical ground। यही सारी ओल्ड क्वांटम थ्योरीज की शॉर्टकमिंग थी। नेक्स्ट टॉपिक है ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। लाइट एग्जिबिट्स the phenomena of interference, diffraction and polarization which can be explained by wave nature of light or electromagnetic radiation. These phenomena proves that the light is of nature of waves। ये जो phenomena है वो ये prove करते हैं कि light का wave nature होता है। Frank Hurd's experiment showed that the energy of an electromagnetic wave is absorbed or emitted in discrete quanta or photons which move with velocity of light। The two specific phenomena, the photoelectric effect and the Compton effect, give that the photon behave like particles, that is, the electromagnetic radiation or light is corpuscular in nature। thus हम ये कह सकते हैं कि कुछ फिनोमिना ये बताते हैं कि लाइट का वेव नेचर होता है और कुछ एक्सपेरिमेंट्स ये शो करते हैं कि लाइट का पार्टिकल नेचर होता है। Thus, the dual nature of electromagnetic radiation is an experimental fact। Electromagnetic radiations having high energy and frequency behave as if they are corpuscular in nature, but when they possess low energy and frequency so that they are incapable of ejecting an electron, they exhibit wave nature। Similarly, dual nature of matter या de Broglie wavelength। De Broglie proposed that a material particle such as an electron, proton, etc. might have a dual nature just as light does। उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से लाइट का ड्यूअल नेचर होता है उसी तरह से मटेरियल पार्टिकल जैसे कि हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करें तो उनका भी ड्यूअल नेचर हो सकता है। According to de Broglie, a moving particle, whatever its nature, have wave properties associated with it। These waves are called matter waves or de Broglie waves। इसको बताने के लिए a light wave of frequency nu is associated with a photon of energy E। हम ये कह सकते हैं कि एक E एनर्जी के फोटोन के साथ एक लाइट वेव एसोसिएटेड रहती है जिसकी की फ्रीक्वेंसी न्यू होती है और एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में ये रिलेशन है E इज इक्वल टू एच न्यू। मान लीजिए यह है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। According to Einstein theory of relativity, a mass m is equivalent to an amount of energy E। तो हम इस रिलेशन से हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर और या इस इक्वेशन से अगर हम m की वैल्यू कैलकुलेट करें तो हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू ई सी स्क्वायर। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को जब हम कंबाइन करते हैं तो हम m की वैल्यू लिख सकते हैं m इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 3। द फोटोन ट्रेवल्स विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट c। Therefore, the momentum of the photon हम लिख सकते हैं p इज इक्वल टू एम सी या m की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 से यहाँ सब्सटीट्यूट करें तो एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर इंटू सी इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 4।
द फोटोन ट्रेवल्स विद द वेलोसिटी, और या सॉरी ये इससे हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी, बट हमें पता है मोमेंट न्यू और लैम्डा में रिलेशन होता है न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो यहाँ से हम इक्वेशन 4 से लिख सकते हैं P इज इक्वल टू एच अपॉन सी, न्यू की जगह हम रख दें C अपॉन लैम्डा या H अपॉन लैम्डा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन सी। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 5। Thus the wavelength associated with the photon is H upon P. De Broglie postulated that the wavelength associated with the moving material particle is given by lambda is equal to H upon P. मान लीजिए यह इक्वेशन नंबर 6, where P is the momentum of the particle. A particle of relativistic mass m and moving with the velocity v has a momentum mv. Therefore, the wavelength associated with the moving particle lambda is equal to h upon p, और इसको हम लिख सकते हैं h upon mv। मान लीजिए यह है आपके पास इक्वेशन नंबर 7। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉन रिलेटिविस्टिक केस। अब हम डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन केस कैलकुलेट कर रहे हैं नॉन रिलेटिविस्टिक केस में। Let us consider the case of electron which have been accelerated from rest through a potential difference v। हम ये मान रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि रेस्ट पोजीशन से एक्सीलरेट किया गया है यूजिंग अ पोटेंशियल डिफरेंस v। The velocity v acquired by this electron in the non-relativistic case is given by 1/2 m0 v square is equal to ev, जहाँ पर कि m0 इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास है और e इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। इस इक्वेशन 1 से अगर हम v की या इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को कैलकुलेट करें तो v हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2ev अपॉन m0। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 2। द डी ब्रोगली एक्सप्रेशन फॉर द वेवलेंथ इज, जो कि हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। इफ द रिलेटिविस्टिक वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी इज इग्नोर्ड, तब हम उस केस में लिख सकते हैं m इज इक्वल टू m0, क्योंकि m और m0 में m और रिलेटिविस्टिक मास में रिलेशन होता है m इज इक्वल टू m0 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और रिलेटिविस्टिक वेरिएशन को अगर हम इग्नोर कर रहे हैं तो m इज नियरली इक्वल टू m0। सो दैट ये m की वैल्यू हम ऊपर सब्सटीट्यूट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में और उसके नीचे वाले लैम्डा के एक्सप्रेशन में, तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m0 v। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 3। तो सब्सटीट्यूट ऑफ वैल्यू ऑफ v, ऊपर वाली इक्वेशन से 2 से हम v की वैल्यू इक्वेशन 3 में सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m0 अंडर रूट ऑफ 2ev अपॉन m0, या इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m0 ev, इक्वेशन नंबर 4। This is the expression for the wavelength of an accelerated electron in the non-relativistic case। चूँकि इस एक्सप्रेशन में h 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, m0 इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम एंड c इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये सारी वैल्यूज़ हम इक्वेशन 4 में सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमारे पास आता है लैम्डा इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू v। इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं 12.2 इंटू 10⁻10 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ v इन मीटर, या 12.27 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ v एंगस्ट्रॉम, या स्क्वायर रूट ऑफ 150 अपॉन v एंगस्ट्रॉम। अब है एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मैटर वेव्स। एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मैटर वेव्स दिया जाता है डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट ऑन इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन से। ये इस एक्सपेरिमेंट का एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। इफ मटेरियल पार्टिकल हैव अ वेव कैरेक्टर दे आर एक्सपेक्टेड टू शो फिनोमिना लाइक इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। Davison and Germer demonstrated that a beam of electron does suffer diffraction। ये उन्होंने उसके लिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया था। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ हीटेड फिलामेंट आर एक्सिलरेटेड थ्रू अ वेरिएबल पोटेंशियल V एंड इमर्ज फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन गन G। द इलेक्ट्रॉन बीम्स फॉल्स नॉर्मली ऑन द निकल क्रिस्टल C। उसके बाद द इलेक्ट्रॉन्स आर डिफ्रैक्टेड फ्रॉम द क्रिस्टल इन ऑल डायरेक्शंस। The intensity of the diffracted beam in different directions is measured by the Faraday cylinder G connected
to a galvanometer which can be moved along a circular scale. इस circular scale पे ये galvanometer move कर रहा है. The crystal can be turned about an axis parallel to the incident beam. First, the accelerating potential V is given to a low value and the crystal is turned at any arbitrary azimuth. The Faraday cylinder is moved to various positions on the scale S and galvanometer current at each position is noted. The current which is measure of the intensity of diffracted beam is plotted against the angle phi between the incident beam and the beam entering the cylinder. The observations are repeated for different accelerating potentials. A bump begin to appear in the curve for 44 volts electrons. With increasing potential, the bump moves upward and become most prominent in the curve for 54 volts. ये हमने different angles के लिए plot किया है. At phi is equal to 50 degree. At higher potentials, the bump gradually disappears. ये इन्होंने इसमें कर्व में हमें दिखाई दे रहा है. The bump in its most prominent state verifies the existence of electron waves. According to de Broglie, the wavelength associated with an electron accelerated through v volt lambda is equal to, जो कि अभी हमने पिछले टॉपिक में कैलकुलेट किया था, 12.27 upon square root of v angstrom. Thus, the wavelength associated with the 54 volt electron is 1.67 angstrom. Since from X-ray analysis we know that a nickel crystal acts as a plane diffraction grating with grating space d is equal to 0.91 angstrom. So according to experiment, we have a diffracted electron beam at phi is equal to 50 degree. This arises from the wave-like diffraction from the family of Bragg's atomic planes. The corresponding angle of incidence जब हम calculate करते हैं तो हमारे पास आता है theta is equal to 65 degree. Hence, using the corresponding to the incident थीटा इज इक्वल टू 65 डिग्री बिकॉज ये हमारे पास कर्व है, ये इंसिडेंट बीम है, ये डिफ्रैक्टेड बीम है और ये ब्रेक प्लेन्स है जिसमें कि दो एटॉमिक प्लेन्स के बीच के डिस्टेंस निकल क्रिस्टल के लिए 0.91 एंगस्ट्रॉम होती है. तो इसको हमने सब कैलकुलेट किया. हैंस यूजिंग द ब्रैग्स इक्वेशन टेकिंग द ऑर्डर n इज इक्वल टू 1, हमने फर्स्ट ऑर्डर का डिफ्रैक्शन कंसिडर किया है. तो हमारे पास ब्रैग्स लॉ के हिसाब से लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा होता है. तो हमारे पास है वी गेट लैम्डा इज इक्वल टू 2 निकल क्रिस्टल के लिए, d इज इक्वल टू 9.1 एंगस्ट्रॉम होता है और इस पर्टिकुलर केस के लिए थीटा की वैल्यू हमारे पास 65 डिग्री आई है. इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आया 1.65 एंगस्ट्रॉम. दिस बीइंग इन एक्सीलेंट एग्रीमेंट विद द वेवलेंथ computed from de Broglie hypothesis shows that the electron are wave-like in some circumstances. Other fundamental particles like neutrons also show wave-like properties. Thus, the Davison-Germer experiment thus provides direct evidence of de Broglie hypothesis of the wave nature of moving particles. सिमिलरली दूसरा एक्सपेरिमेंट है जीपी थॉमसन का एक्सपेरिमेंट. उन्होंने भी इसी तरह से इलेक्ट्रॉन बीम को एक्सीलरेट करके इसको प्रूव किया है और दोनों एक्सपेरिमेंट्स में इसमें भी द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ हीटेड फिलामेंट एफ एंड एक्सीलरेटेड थ्रू अ हाई पॉजिटिव पोटेंशियल गिवन टू द एनोड ए. द होल apparatus is kept highly evacuated. The electron beam passes through a fine hole in a metal block B and falls on a gold foil G of a thickness 10 raised to power minus 8 meter. The electrons passing through the foil are received on a photographic plate P. The foil consists of very large number of microscopic crystals oriented at random. Therefore, some of them are always at the correct angle to give rise to different diffraction according to Bragg's formula 2d is equal to n lambda. इस एक्सपेरिमेंट से on processing the plate, a central spot making the positions on undeflected electrons surrounded by a series of concentric diffraction rings is obtained. The diameters of the rings are measured. इसमें मान लीजिए let A be
be a beam which has undergone a Bragg's diffraction by a small crystal in a gold foil G and falls on a photographic plate at a point E at a distance r from a central point C. The incident and the first order diffracted rays make equal angles theta with Bragg's plane. इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं, लेट बी सी हमने मान लिया एल है, ब्रैग्स फॉर्मूले से हमारे पास होता है 2d sin थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, वेयर डी इज द सेंट्रल लैटिस स्पेसिंग. देयरफॉर फॉर द फर्स्ट ऑर्डर एन इज इक्वल टू 1, तो डी इज इक्वल टू हमारे पास आएगा लैम्डा अपॉन 2 sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2d. पर फिगर से हम लिख सकते हैं 2d इज इक्वल टू 2 थीटा इज इक्वल टू r अपॉन एल. तो यहाँ से अगर हम d की वैल्यू निकालें तो हमारे पास आएगी d इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन r इंटू एल, या इसको सिंप्लीफाई करके हम l अपॉन r इंटू लैम्डा लिख सकते हैं. डी ब्रोगली वेवलेंथ हम पहले पढ़ चुके हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी. रिलेटिविस्टिक मास के केस में m इज इक्वल टू m जीरो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी. एम की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट कर दी. द रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी हमें पता है ये होता है, देयरफॉर इफ द इलेक्ट्रॉन चार्ज E is associated from rest through a potential V volts, we have m0 c square 1 minus v square upon c square raised to the power 1 minus 1 by 2 v into ev. जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास फाइनली ये एक्सप्रेशन आएगा लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 m0 ev 1 प्लस ev अपॉन 2 m0 c square raised to the power minus 1 upon 2. This is the relativistic expression for the de Broglie wavelength of an electron accelerated through a high potential difference of Vd. It reduces to the expression lambda is equal to h upon under root of 2 m0 mev if relativistic effect is ignored, that is we put c is equal to infinity. ये वैल्यू हम लैम्डा की ऊपर वाले एक्सप्रेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें फाइनली ये एक्सप्रेशन मिलेगा. Comparison of the values of D obtained in this way agreed to within 1% with values determined by using X-ray of known wavelengths. Example है, in case of gold foil the value obtained by the above formula was 4.08 angstrom, while that obtained by X-ray method was 4.06 angstrom. Thus the de Broglie concept of matter wave was verified.